नमस्कार दोस्तों। आइए करते हैं जिंदगी के एक और पहलू की ज्योतिष विवेचना। जिंदगी का ऐसा महत्वपूर्ण पहलू जो आपको अनवरत प्रभावित करता रहता है, धन का पहलू। जिंदगी में धन आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो सही प्रकार से उपयोग हो रहा है कि नहीं, सही प्रकार से उपयोग होने पर आपको वही परिणाम दे रहा है कि नहीं जो कि आप चाहते हैं। ये सब समस्याएं हम सभी की जिंदगियों में रहती हैं। धन की समस्या का अर्थ यह नहीं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने लगें जो किसी प्रकार से सड़क किनारे कहीं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा है। धन की समस्या यदि आप देखें तो अनिल अंबानी की जिंदगी में भी है। धन की समस्या यदि आप देखें तो हिंदुजा बंधुओं की जिंदगी में भी है। धन की समस्या यदि आप देखें तो वो लोग जो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड करके हमारे देश से भाग गए उनकी जिंदगी में भी है। और धन की समस्या उनकी जिंदगी में भी है जिनके पास धन तो अकूत आ रहा है, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ में, लेकिन उनके लिए वह धन ही समस्या है। उन्हें यह भय है कि कभी यह पकड़ा जाए, कभी यह अपराध साबित हो जाए, या यदि यह अपराध साबित न हो तो इस धन को सहेजने के लिए मुझे इस धन का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ जाए। ये समस्याएं हमारी जिंदगियों में क्यों आ रही होती हैं? यदि मैं ज्योतिष के हिसाब से कहूं तो अपने 29 वर्षों के अनुभव में मैंने यही देखा है कि धन की समस्याओं के मूल में अधिकतर बार चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा हमारे ज्योतिषीय शास्त्र में इसे एक सौम्य ग्रह माना जाता है, लेकिन यह एक तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है और इसकी बदलती कलाओं के साथ हमारी जिंदगी बहुत प्रभावित होती है। जन्म के समय हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है, इस बात पर हमारी जिंदगी में धन का कितना, कैसा, कब निर्भर करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कुंडली के विवेचन करते समय बहुत सारे राजयोग, पंच महापुरुष योग, वैभव योग, लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग इत्यादि की चर्चा करते हैं। ये सब योग अपने आप में बहुत प्रभावी हैं, बहुत ऐश्वर्य देने वाले हैं, राजाओं के समान जिंदगी को बनाने वाले हैं। लेकिन चंद्रमा के द्वारा बनने वाला एक छोटा सा योग जिसे हम केमद्रुम योग कहते हैं, वो इतना प्रभावी होता है कि ये कई राजयोगों के प्रभाव को जिंदगी में प्रकाशित ही नहीं होने देता। आपकी कुंडली में बड़े राजयोग हो सकते हैं, ग्रहों के राशि परिवर्तन योग हो सकते हैं, साथ में बना हुआ एक केमद्रुम योग आपकी जिंदगी में धन की समस्या उत्पन्न कर देता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कार्य करते हैं और उस कार्य का पूर्ण मूल्य आपको नहीं प्राप्त होता? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जो कार्य आप करना चाहते हैं वो कार्य आपको नहीं प्राप्त होता? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कोई कार्य शुरू करने से पहले आप वर्षों वर्ष लगाते चले जाते हैं और वह कार्य छोटा दिखते हुए भी शुरू नहीं हो पाता? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कोई कार्य जो आपकी जिंदगी में शुरू तो है लेकिन वो उस प्रकार से आपको लाभान्वित नहीं कर रहा है, उस प्रकार से आपको धन प्रदान नहीं कर रहा है जिस प्रकार से कि आपने सोचा था, या जिस प्रकार से कि अन्य लोग उसी कार्य को करके प्राप्त कर रहे हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपका मन सदैव खिन्न बना रहता है? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप जो कुछ भी योजनाएं बनाते हैं उनमें आप जिन भी लोगों पर भरोसा करते हैं वो उस प्रकार से आपके भरोसे पर खरे नहीं उतरते? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पास जो धन है या जो धन आपको पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ है
उसकी अचानक हानि हो जाती है या कोई अन्य आकस्मिक हानि हो जाती है। मैं आपके जीवन में किसी दुर्घटना, किसी बड़े रोग या किसी मुकदमे या किसी आपराधिक कृत्य की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चर्चाएं तब कर रहा हूं जब आपकी जिंदगी अन्य लोगों को बड़े सामान्य ढंग से चलती हुई नजर आ रही होती है। सबको लगता है कि हाँ, आपके पास एक कार्य है करने के लिए, आप मेहनत भी करते हैं और आप भली प्रकार से जिंदगी में आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप यह जानते हैं कि आप परेशान हैं। यदि ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में घटित हो रही हैं, ऐसी बातें आप अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जरूर आपको इस बात का विवेचन करना चाहिए, या यदि आप ज्योतिष को नहीं जानते हैं तो किसी ज्योतिषी से इसका विवेचन कराना चाहिए कि क्या कहीं मेरी जिंदगी में, मेरी कुंडली में यह केमद्रुम योग या अन्य चंद्रमा के क्षीण होने पर, चंद्रमा के पीड़ित होने पर बनने वाला कोई दारिद्र्य योग तो नहीं है। केमद्रुम योग को अन्य भाषा में दरिद्र योग भी कहा जा सकता है। हालांकि ज्योतिष की भाषा में दरिद्र योग अपने आप में एक अन्य योग है, लेकिन प्रभाव के मामले में अगर मैं बात करूं तो यह भी एक प्रकार का दरिद्र योग है, जो बहुत बार आपसे ऐसी भूलें कराता है जिसमें आप किसी अन्य को दोष नहीं दे पाते, लेकिन हानि उठानी पड़ जाती है। सो केमद्रुम योग बनता कैसे है? मैं इस चर्चा में ऐसी किसी गूढ़ बात का जिक्र नहीं करूंगा जिससे कि आप उलझ जाएं। मैं बहुत सामान्य ढंग से आपको बता रहा हूं। आपका कोई भी लग्न हो, आपकी कोई भी राशि हो, यदि चंद्रमा कुंडली में इस प्रकार से अवस्थित है कि उसके द्वितीय भाव में और उसके द्वादश भाव में, कहने का अर्थ है कि चंद्रमा से एक घर आगे और चंद्रमा से एक घर पीछे यदि कोई भी ग्रह नहीं है तो केमद्रुम योग बनता है। लेकिन इसमें आप यह बात ध्यान रखिएगा कि सूर्य, राहु या केतु को हम लोग छोड़ देते हैं। अर्थात यदि चंद्रमा से एक घर आगे या पीछे राहु या केतु में से कोई हो या सूर्य हो, तब भी हम यही मानते हैं कि चंद्रमा से आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। कहने का अर्थ स्पष्ट शब्दों में यह हुआ कि चंद्रमा से एक घर आगे या पीछे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि होने चाहिए। कुछ पद्धतियों में यह भी माना जाता है कि अगर चंद्रमा के साथ भी इनमें से कोई ग्रह हो जाए तो केमद्रुम योग नहीं बनता है, लेकिन मेरा अनुभव यह कहता है कि तब भी वह केमद्रुम योग ही रहेगा। हाँ, उसका प्रभाव कुछ कम हो जाता है। अब केमद्रुम योग किस प्रकार से आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह बन कहां रहा है, किस राशि में बन रहा है और किस भाव में बन रहा है। मैं यह मान के चल रहा हूं कि राशि और भाव को यदि आप न भी जानते होंगे और यदि आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं या ज्योतिषी परिचर्चाओं को सुनते हैं या अपनी कुंडली का कभी आपने विश्लेषण कराया है, तो राशि और भाव का जिक्र जरूर आया होगा। राशि और भाव से कहने से मेरा अर्थ यह होता है कि वहां कौन सा नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में जहां यह केमद्रुम योग बना, वह कौन सा भाव है। भाव कहने का अर्थ है कि यह सुख का भाव अर्थात चतुर्थ भाव है, या यह भाग्य का भाव अर्थात नवम भाव है, इत्यादि इत्यादि। सो इस प्रकार से केमद्रुम योग का प्रभाव आपकी जिंदगी में अलग अलग पड़ेगा। वो बड़ी चर्चा है, किस भाव में केमद्रुम योग का किस प्रकार से विश्लेषण किया जाए, किस राशि में केमद्रुम योग का किस प्रकार से विश्लेषण किया जाए, यह मैं अन्य किसी वीडियो में या क्रमिक रूप से बनाऊंगा जिसे आप देखिएगा। लेकिन अभी मैं इस बात पर ही केंद्रित हूं कि केमद्रुम योग यदि आपकी कुंडली में बना है तो आपकी जिंदगी प्रभावित है और आपको इसका कुछ उपाय करना चाहिए। तो पहला प्रश्न तो यह उठता है कि क्या इसका कुछ उपाय भी है? तो यह मान के चलिए कि ज्योतिषी, जो कि ईश्वर की ही ज्योति है, उसमें अंधेर नहीं है। कुछ न कुछ लूप होल किसी भी सजा के लिए अवश्य मिलता है। बेसिकली सजा कहने से मेरा अर्थ है कि
जो कर्म आप भोग रहे हैं इस जन्म में, या किसी न किसी जन्म के किसी कर्म का प्रभाव है जो आप भोग रहे हैं। इसी जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं उसका आपको क्या प्रभाव प्राप्त हो जा रहा है, या वह संचित हो जाएगा, वह आगे कभी आपको मिलेगा, वह एक अन्य चर्चा है जिसका आधार श्रीमद् भगवत गीता हो सकती है, वह हम अन्य प्रकार से समझेंगे। लेकिन अभी जो कर्म आप भोग रहे हैं वह यदि किसी कर्म, दुष्कर्म, अकर्म का प्रभाव है तो उसी प्रकार से आपको प्राप्त होगा। तो पहली चीज तो यह है कि कभी कभी जो केंद्रुम योग आपकी कुंडली में बनते हैं वह स्वयं ग्रहों की स्थिति से किसी प्रकार से भंग हो सकते हैं। यदि वो भंग हो जाएं तो यह मान के चलिएगा कि जरूर केंद्रुम योग का प्रभाव आपकी जिंदगी में कम पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा, शून्य हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। एक दशा तो यह है कि चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए किसी प्रकार से, ऐसा चंद्रमा जो केंद्रुम योग बना रहा हो, यदि उस पर गुरु की दृष्टि किसी प्रकार से पड़ जाए, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, वो किसी प्रकार से पड़ सकती है, तो इस केस में केंद्रुम योग बहुत कम हो जाता है। और एक प्रकार से हम ऐसी दशाओं को गजकेसरी योग भी कहते हैं। तो उस योग का भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक धनात्मक शक्ति, एक नकारात्मक शक्ति, और आपको परिणाम जो मिल रहे हैं वो थोड़े धनात्मक हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन परेशानी का विषय उनके लिए है जिनको पूर्ण नकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं। केंद्रुम योग भंग होने का दूसरा तरीका यह है कि केंद्रुम योग वाली कुंडली में चारों केंद्रों में कोई ग्रह हो, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, यदि इनमें चारों में ग्रह हो जाते हैं तो आप चंद्रमा को कहीं ऐसी जगह अवस्थित नहीं कर पाएंगे जहां उसके आगे और पीछे दोनों तरफ ग्रह न हो। तो एक व्यवस्था तो यह भी हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ और दशाएं भी हैं जिनमें केंद्रुम योग क्षीण या भंग माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं क्षीण और भंग की दशाओं पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। केंद्रुम योग का कुछ उपाय जरूर किया जाना चाहिए यदि आपकी जिंदगी में। उपायों में से मैं एक आपको उपाय बताता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि उपाय के नाम पर हम समझते हैं कि शायद बहुत धन खर्च करना पड़ेगा, समय खर्च करना पड़ेगा, या कोई रत्न धारण करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उपाय बहुत हल्के फुल्के भी होते हैं, बहुत सामान्य भी होते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में किए जाने वाले उपाय भी होते हैं। तो ऐसा एक उपाय है कि आप कम से कम सोमवार को महाशिव, जो कि चंद्र को अपने सर पे धारण करते हैं, उनके मंदिर जाएं और दूध, जल और काले तिल मिलाकर उनका अभिषेक करें। हर सोमवार को करना है, सामान्य उपाय है, करने की कोशिश कीजिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में केंद्रुम योग होता है, मैंने ऐसा पाया है कि उनके उपाय करने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। बहुत आसान नहीं है कि आप अपने कर्म का लेखा बस ऐसे ही मिटा लेंगे, लेकिन कर्म का एक सिद्धांत यह भी है कि आप इस जन्म में यदि उस कर्म के लेखे को कम करने के लिए, मिटाने के लिए ही कुछ कर रहे हैं, तो यह भी एक कर्म है, यह भी अपना प्रभाव लाएगा। कोशिश करके देखिए। केंद्रुम योग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह राजयोगों को नष्ट कर देता है। अनुभव यह कहता है कि राजयोगों से मिलने वाले प्रभाव नष्ट नहीं होते, वो तो होते ही हैं, वो जीवन में घटित होंगे, वो सही समय पर आएंगे। लेकिन केंद्रुम योग, जिसका कि मूल लक्षण यह है कि यह आपसे कुछ छीन लेता है, तो यह किसी चीज की प्राप्ति में बाधक नहीं बनता है, यह आपके संचय में बाधक बनता है। अब एक और बड़ी ही रुचिपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं कि केंद्रुम योग मैंने किनकी कुंडली में देखे। बहुत सारे महाविद्यालयों के प्रोफेसर्स, बड़े वकील, एनजीओ इत्यादि का कार्य करके बहुत नाम कमाने वाले बड़े लोग, बिजनेसमैन,
ऐसे लोगों की कुंडली में मैंने केंद्रम योग देखे जो अपनी ऑडी कार से आया करते हैं, जिनके हाथ में आईफोन के लेटेस्ट वर्जन हुआ करते हैं। किसी छोटी सी परचून की दुकान पर एक 10 रुपए की चॉकलेट खरीदने के लिए जेब से कैश नहीं निकलता। धन आ रहा होता है और उससे तीव्र गति से जा रहा होता है। लेकिन जिनका मैंने जिक्र किया है, आप उनके बारे में सोचिए, तो वो ऐसे लोग हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं। तो केंद्रम योग का मैं शायद अकेला ऐसा ज्योतिषी हूं जो आपको एक सकारात्मक पक्ष भी बता रहा है। केंद्रम योग रखने वाले जातक मन से खिन्न रहते हैं, उनका मन उद्विग्न रहता है, लेकिन ऐसी बातें सोचने में सक्षम रहता है जो सामान्य व्यक्ति नहीं सोचते। मतलब यदि केंद्रम योग वाला व्यक्ति यदि किसी को सलाह दे तो वो सलाह मिट्टी को भी सोना कर सकती है, लेकिन स्वयं के लिए जब वह हाथ बढ़ाएगा तो भाग्य का कौन सा विप्रयास उसके सामने आएगा, यह सिर्फ वही जानता है। केंद्रम योग वाले व्यक्ति मन के अंदर बहुत अकेला फील करते हैं। केंद्रम योग के कुछ उपाय यदि आपकी कुंडली में हो तो जरूर कीजिएगा। अपनी समस्याओं से यदि आप पूरी तरह नहीं बच सकते तो उन समस्याओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास कीजिएगा। ज्योतिष का परामर्श इसके विश्लेषण का एक परिणाम है, जिसका लाभ यदि आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो आपको अवश्य लेना चाहिए। आज बस इतनी बात के साथ मैं इस सेशन को विराम दे रहा हूं। यदि आपको हमारी परिचर्चा अच्छी लगी तो हमारे चैनल ज्योतिष विवेचन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हो सके तो अन्य अपने बंधु बांधवों को भी लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद।